नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं CET एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी ग्रामर की क्लासें लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है संज्ञा। क्योंकि CET एग्ज़ाम में आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। उनमें से आप हिंदी और राजस्थान जीके एक ऐसा पार्ट है दोनों कि वहाँ से अगर आप थोड़ी सी मेहनत ढंग से कर लेते हो तो वहाँ पूरे में से पूरे नंबर अच्छे से ला सकते हो। हिंदी में 1-0.5% गलत हो जाए गलती से, बाकी इतना इजी है कि आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ से ले सकते हो। राजस्थान जीके में भी आप पूरे में से पूरे नंबर अच्छे से ले सकते हो। बस ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ये दो पार्ट ऐसे हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हुआ या आपकी साइंस हुई, मैथ हुई, रीजनिंग हुई, वहाँ से तो आप फिर भी गच्चा खा सकते हो। लेकिन हिंदी और राजस्थान जीके यहाँ से आप गच्चा नहीं खा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो हम बिना किसी देर के अपनी स्लाइड की ओर बढ़ लेते हैं। आज मैं आपको संज्ञा बताऊँगी। संज्ञा इतनी अच्छे ढंग से क्लियर करवाऊँगी कि आपको बस एग्ज़ाम के वक्त एक सरसरी नज़र से देखनी है। मेरे साथ साथ अगर आप ढंग से अभी पढ़ लोगे तो आपको दोबारा संज्ञा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बिना किसी देरी के आ जाते हैं। संज्ञा सबसे पहले CET एग्ज़ाम 2024 और हिंदी व्याकरण की ये क्लास होने वाली है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा संज्ञा। संज्ञा की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि इस संपूर्ण संसार में जो कोई भी पदार्थ हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है या जिसे हम मन से अनुभव कर सकते हैं, उन सब पदार्थों को संज्ञा कहते हैं। अब इस चीज़ को आप एक उदाहरण से समझो कि जिन चीज़ों को हम आँखों से देख सकते हैं, जैसे ये मार्कर है, आप सब इसको देख रहे हो कि ये मार्कर है, ठीक। आंखों से आप इसको स्पष्ट तरीके से देख रहे हो। आपको मैं दिख रही हूँ, आप मेरे को आंखों से अच्छी तरह देख रहे हो कि ये नेहा मैडम है, ठीक। ये ब्लैक बोर्ड है, आप इसको अच्छे से देख रहे हो कि ये ब्लैक बोर्ड है। तो इन चीज़ों का ज्ञान आपको प्रत्यक्ष देखने से हुआ है, क्लियर। तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। जैसे मैं बोलूँ राम आ गया, किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करते हुए मैं बोल रही हूँ राम आ गया, तो आप देख रहे हो कि राम आ गया। लता आ गई, इन चीज़ों को आप आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हो, तो वो क्या होती है? संज्ञा, एक परिभाषा। दूसरी, या फिर हम जिन चीज़ को मन से अनुभव करते हैं, जैसे अब मैं मेरा ही उदाहरण दे देती हूँ। जैसे मेरे सिर में चोट लगी है, स्ट्रेच आया है, इस चीज़ को मैं अनुभव कर रही हूँ, आप अनुभव नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। आपको मैं बताई हूँ, तब आपको पता चला है कि मैम कैसे सिर में चोट आई है, लेकिन आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तो मैं मेरे मन से मैं खुद कर रही हूँ, मेरी कितनी चोट आई है, कितना पेन हो रहा है, वगैरह वगैरह, है ना। या फिर किसी चीज़ की आपको खुशी हो रही है, आपको कोई मतलब कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको अपने मन में कितनी खुशी होगी, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो, दूसरे इंसान नहीं लगा सकते। या कोई किसी की बीमारी हो गई है गंभीर, तो उसको मन से अनुभव वही इंसान कर सकता है जिसकी वह बीमारी हो रही है, क्लियर। तो जिसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं या फिर हम मन से अनुभव कर सकते हैं, उन सब पदार्थों को संज्ञा कहते हैं, क्लियर। संज्ञा की परिभाषा, जिन चीज़ों को हम आंखों से देख सकते हैं और मन से अनुभव कर सकते हैं, उनको संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखो, जैसे उदाहरण है लता, रमेश, शोहन, राम, श्याम, ये नाम है, तो हम इनको देख सकते हैं। सुख, इसको हम अनुभव कर सकते हैं, दुख को अनुभव कर सकते हैं, बचपन को अनुभव कर सकते हैं, बुढ़ापे को अनुभव कर सकते हैं। कवि, लेखक, नगर, ये नाम विशेष है, तो हम इनको अनुभव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है?
संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। अब देखो, पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, परिभाषा आपको आनी चाहिए, उदाहरण आपको आने चाहिए, कितनी प्रकार की होती है ये आपको आना चाहिए। अब कितने प्रकार है और इन प्रकारों की परिभाषा क्या है, ये चीज़ें आपको मोस्टली आनी ही चाहिए। अगर आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आपका 50% काम हो गया, फिर 50% ही बाकी रहता है। क्लियर। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को प्रकट करते हैं। मैं बोलूँ कोई व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, रमेश, महेश, सोहन। वस्तु का नाम, वस्तु जैसे बुक है, पेन है। स्थान का नाम जैसे जापान, भारत, बांग्लादेश, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये स्थान विशेष का नाम है। तो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एशिया, लक्षद्वीप, भारत, जापान, ऋग्वेद, रामायण, हिमालय, अरावली, ये सब नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर आपकी भाववाचक संज्ञा, ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम हमारी प्रत्यक्ष आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन जिनका हम अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको 2 परिभाषा यानी परिभाषा बताई थी, तब 2 बताई थी कि जिनको हम आंखों से देख सकते हैं या फिर जिनको हम मन से अनुभव कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में हम मन से अनुभव ही करेंगे। जैसे सुनना कैसे करेंगे, जैसे सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, भक्ति, प्यार, दर्शन, स्नेह, गति, सौंदर्य, ये उदाहरण है। इन उदाहरणों को भी याद कर लेना। यहाँ से आपको दे देंगे स्नेह में कौन सी संज्ञा है, सौंदर्य में कौन सी संज्ञा है, ऐसे ही उदाहरण आएंगे। फिर आपसे संज्ञा का नाम पूछेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, जैसे कोई किसी को किसी चीज़ की सुख मिल रहा है तो वो उसको खुद अनुभव करेगा, या कोई किसी से प्रेम करता है तो वो प्रेम करने वाला और जिससे करता है तो वो उसको वो ही अनुभव करेगा, दूसरा नहीं। जैसे आप भक्त हो, किसी देव के बहुत बड़े भक्त हो, तो आप में भक्ति की श्रद्धा इतनी अपार है कि आप उसे खुद ही अनुभव करोगे कि हाँ, अपने आप को उस देव के प्रति झकझोर कर दोगे, उसके प्रति पूरा समर्पण भाव लगा दोगे, तो आप उस चीज़ को जो अपने में भाव है उसको आप खुद ही अपने मन से अनुभव करोगे, दूसरा व्यक्ति मन से अनुभव नहीं कर सकता। यानी उसको आप खुद ही अनुभव करोगे। जिस चीज़ में आप अनुभव करोगे तो उसमें भाववाचक संज्ञा आएगी। यहाँ तक कोई डाउट? फिर है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करते हैं। जैसे महाद्वीप, अब सुनो एक बात, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, सागर, झील, वेद, है ना, कोचिंग, जिला, उपखंड, तहसील, है ना, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा में आई। लेकिन मैं बोलूँ कि महाद्वीप आए तो आपको जातिवाचक संज्ञा करना। लेकिन अगर महाद्वीप का नाम आ जाए कि एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अगर नाम आ जाए तो फिर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाना है आंख बंद करके। अगर महाद्वीप, महासागर, सागर, झील, तालाब, वेद इनका नाम आए तो आपको जातिवाचक संज्ञा में आना है। अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद ऐसे नाम आ जाए तो फिर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाना है।
इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आएगा, ठीक है। भाववाचक में हम किसी चीज़ को अनुभव करेंगे मन से, और जातिवाचक में किसी जाति, वर्ग या समूह का नाम आएगा। इन तीनों के उदाहरणों को अच्छी प्रकार से समझ लेना, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझेगा। यहाँ अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक अगर ये चीज़ जो इसका जो संज्ञा का बेस है ये आपको समझ में आ गया होगा तो फिर आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर? अब देखो, जो आपको संज्ञा के जो 3 भेद अच्छे से समझ में आ गया होगा जिनकी, तो ये प्रोसेस भी उनके अच्छे से समझ में आने वाली है। ये प्रोसेस देखो बहुत इजी है। क्या है इसमें? यह है कि धातु या क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द, यानी कोई धातु या क्रिया है या अव्यय है या विशेषण शब्द है या सर्वनाम शब्द है, उनमें कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं तो भाववाचक संज्ञा शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। बस इसमें यही बताया गया है कि कुछ धातु हो सकती है, क्रिया हो सकती है, सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं या अव्यय हो सकते हैं। उनमें कुछ भी प्रत्यय जोड़ेंगे तो फिर उन प्रत्यय और उन शब्दों से मिलकर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। जैसे धातु या क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द। देखो, धातु या क्रिया, प्रत्यय और भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे गम धातु है, इसमें ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो गति बनेगा। दृश्य धातु में अन जोड़ेंगे तो दर्शन बनेगा। खेलना में अ जोड़ेंगे तो खेल बनेगा। सज में आवड़ जोड़ेंगे तो सजावट बनेगा। यानी ये भाववाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा क्या है? जिसको हम मन से अनुभव कर सकते हैं। तो गति, दर्शन, खेल, सजावट, इनको हम मन से ही अनुभव कर सकते हैं। फिर है सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द, यानी सर्वनाम शब्द है, फिर ये प्रत्यय है और ये भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, स्व, मम, अपना, ये सब सर्वनाम शब्द है। अब इनमें त्व जोड़ेंगे तो स्वत्व, ता जोड़ेंगे तो ममता, और अपना में त्व या पन जोड़ेंगे तो अपनापन। तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए। फिर है अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द। ये आपके अव्यय शब्द हो गए, ये प्रत्यय हो गए और ये भाववाचक संज्ञा। अब जैसे निकट, इसमें ता जोड़ेंगे तो निकटता। समीप में यह जोड़ेंगे तो सामीप्य। दूर में ई जोड़ेंगे तो दूरी। तो ये आपके भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए हैं। आप ऐसे ही कई प्रकार के संज्ञा शब्द बना सकते हो। अगर आपको अव्यय शब्दों का ज्ञान है, धातुओं का ज्ञान है, या किसी क्रिया का ज्ञान है, या विशेषण का ज्ञान है, या सर्वनाम का ज्ञान है। तो फिर है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्द, प्रत्यय और भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे बड़ा या छोटा, इसमें पन जोड़ेंगे तो बड़पन या चुपपन। सुंदर या मधुर में ता जोड़ेंगे तो सुंदरता या मधुरता। मीठा में आस जोड़ेंगे तो मिठास। ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार के अनेक उदाहरण बना सकते हो। तो ये आपका जो संज्ञा का टॉपिक है कम समय में कंप्लीट हो गया है। मैं ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं रखी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। इतना इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप कम समय में अधिक मार्क्स हासिल कर सकते हो और अपना टाइम भी बर्बाद नहीं कर सकते हो ज़्यादा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।